फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर फॉर जीएसटी फॉर सीए इंटर जनवरी 2025। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मॉक टेस्ट पेपर का लेवल इस बार थोड़ा अच्छा है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका हाई रहना चाहिए। आज तो केस सिनारियो नंबर 1। फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी है, अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर करती है। फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस वाया वेरियस एजेंट सिक्योर करती है। एजेंट्स इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकते हैं। फ्यूचर इंश्योरेंस ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के सर्विसेज ली है। किससे लिए सर? आरआर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। ये फ्यूचर लिमिटेड सर्विसेज दे रहा है और ये अलग अलग सर्विसेज फ्यूचर लिमिटेड ने प्रोक्योर करी है, मतलब सर्विसेज ली है। ठीक है, अब अलग अलग चीजें इन्होंने हमसे पूछी है। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, ये मैंने आपके लिए थोड़ी मेहनत कर ली है। एग्जाम में आप कुछ मत करना, एग्जाम में बस आप कोई भी बड़ा केस सिनारियो आया ना, उसको ऐसे शॉर्ट में लिख देना। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको बार बार केस सिनारियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एमसीक्यू सॉल्व करना अब आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, आपको लगेगा सर ये तो बच्चों जैसा है। तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारे आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है और बहुत सारे इनवर्ड सप्लाई ले भी रहा है। इंश्योरेंस एजेंट से मोटर व्हीकल की सर्विसेज ली जा रही है आरआर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड से, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द सर्विस ऑन विच कंपनी इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर, कंपनी रिवर्स चार्ज में पे करेगी, किस किस में पे करेगी? तो सर इंश्योरेंस एजेंट के केस में तो रिवर्स चार्ज लगेगा, बट सर वो जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में हमने देखा था सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे रेसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट है बट सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्योंकि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। तो यहाँ पे कोई आरसीएम की बात नहीं होगी। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। फिर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड। अब इसमें इन्होंने बहुत सारे इंश्योरेंस कवर देके रखे। अब मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि सर हमें इंश्योरेंस कवर के नाम याद नहीं करने हैं, पर ऐसा लगता है आईसीएआई का कोई भरोसा नहीं है। आईसीएआई तो आपको हर चीज याद कराएगा। तो अब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस कवर के नाम आप याद रख लो कि कौन से एग्जेम्प्ट है और कौन से टैक्सेबल है। तो एक बार ये देख लो। तो एक तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हमारे ये सारे एग्जेम्प्ट है, जनाश्री, आम आदमी, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट वेयर द मैक्सिमम कवर इज अप टू 2 लाख, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री का नाम हो, आम आदमी का नाम हो, ये सब आपका एग्जेम्प्ट है। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस में तो लिस्ट की तो क्या ही बात करें, हट, कैटल, ट्राइबल, जनता, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, एग्रीकल्चर। तो भाई अब एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं याद हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा गैस वर्क करना पड़ेगा। तो सर आम आदमी ये एग्जेम्प्ट होता है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एग्जेम्प्ट, आम आदमी एग्जेम्प्ट। सर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट होता है अगर कवर हमारा 2 लाख रुपए तक है, क्योंकि कवर यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक है, तो एग्जेम्प्ट नहीं, ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। सर ये एग्जेम्प्ट होता है, अभी मैंने पढ़ाया। अच्छा, इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट तो फिर उसका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर फायर एंड स्पेशल पैरल्स, तो ये फायर एंड स्पेशल पैरल्स ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है बिजनेस यूनिट के लिए, तो ये हमारा टैक्सेबल। और फिर मनी बैक पॉलिसी, एस का भी कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो ये भी हमारा टैक्सेबल। तो टोटल 12 लाख और 7 लाख 19 लाख, 19 लाख और 4 लाख 23 लाख, तो 23 लाख के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ आईटीसी। तो सर सबसे पहले तो हमने कार खरीदी, भूल जाओ, कार का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एज पर सेक्शन 17(5) कार का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है तो उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तो ये कार का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बस दी सर सीटिंग कैपेसिटी 14% है, 13 से ज्यादा है, क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3,80,000। सर अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल ली है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है
और अगर उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला है तो फिर उसके ऊपर जो रिपेयर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का खर्चा है उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। पर इसके दो एक्सेप्शन थे जहां पे आपको रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का क्रेडिट तो मिल जाएगा, ऑल्दो आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिला। एक तो अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हो और दूसरा अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस करते हो। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का बिजनेस करा जा रहा है तो इसलिए सर यहाँ पे ये सीटिंग कैपेसिटी देखने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी ऑफ 80,000 वाज पेड ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन फ्रॉम एमिटी इंश्योरेंस लिमिटेड। सर यहाँ पे क्या क्रेडिट मिल जाएगा? तो राजा यहाँ पे भी 80,000 का क्रेडिट मिल जाएगा और यहाँ पे ये सीटिंग कैपेसिटी देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर हम इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सीटिंग कैपेसिटी नहीं आपको देखना है। तो यहाँ पे एक तो 3 लाख और 3 लाख और 80,000 टोटल हो गया हमारा 3,80,000। तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा सर कितना? 3,80,000। हो गया क्वेश्चन खत्म, सिंपल। इसके बाद केस सिनारियो नंबर 2। इसमें अब मैं चार्ट नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही केस सिनारियो, जल्दी हो जाएगा, दिखने से लग रहा है छोटा सा। मदुराई इज इंगेज्ड इन सप्लाइंग स्पोर्ट्स गुड। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट नहीं करा। प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि कंपनी इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर ऑफिसर ने टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर कर दिया। फर्दर इन मंथ ऑफ फरवरी कंपनी ऑल्सो जनरेटेड ई-वे बिल फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जैसे ही ई-वे बिल जनरेट करा बायर ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। गजब। इन द मंथ ऑफ मार्च कंपनी वाज इनकरिंग हैवी लॉसेस। तो भाई साहब इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया 15 मार्च को। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन वाज मेड ऑन 30th मार्च, इफेक्टिंग कैंसिलेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 15th मार्च। सबसे पहले पूछ रहा है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद मदुराई लिमिटेड को कितने दिन में अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद 90 दिन के अंदर आपको फॉर्मल एप्लीकेशन करनी पड़ती है। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। कंपनी नीड्स टू फाइल फाइनल रिटर्न। अब फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है आपको 3 months फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन इज लेटर ऑफ एप्लीकेशन डेट और कैंसिलेशन और डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट। तो सर 3 महीने के अंदर अंदर करना है। तो भैया यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन के लिए 15 मार्च को अप्लाई तो कर दिया, कैंसिलेशन ऑर्डर कब हुआ था? 30 मार्च। तो भैया 30 मार्च और 15 मार्च विच एवर इज लेटर, तो लेटर हो जाएगा हमारा 30 मार्च और 30 मार्च के 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिटर्न पास करना है। तो 30 मार्च में 3 महीने जोड़ दिया, कितना आ गया? 30 जून 2024। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई-वे बिल। सर क्या ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं? हाँ भैया ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ABC Insurance Limited received a proposal for pandemic insurance for cricket tournament organized by Lions Club. Sum assured for the insurance was 20 crore with a premium of 5 lakh. Company issued said policy on 1st July. Invoice was issued on 5th August. Premium was received on 14th August. Determine the time of supply of service. भैया इंश्योरेंस के केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, रिवर्स चार्ज एजेंट की कमीशन के केस में लगता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है सर्विसेज का। अब सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? सर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। बैंकिंग इंश्योरेंस के केस में आपको 45 डेज का लिमिट दिया जाता है और बाकी सब केसेस में आपको 30 डेज का लिमिट दिया जाता है। तो देखें सर ध्यान से। ओके ओके ओके, एक बात रह गई, ठीक है राजा। बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 45 डेज की लिमिट रहती है। तो 2 मिनट वापस से क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से हाँ 45 डेज अपने को गिनना है। तो आएगा आपके पास 30 दिन तो जुलाई के हो गए और 15 दिन हो गए हमारे, तो 45 डेज हो जाएंगे हमारे
15 अगस्त, तो यहाँ पे तो इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया है, 5 अगस्त को इनवॉइस इशू हो गया है, तो 5 अगस्त और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर मतलब हमारा 5 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्या थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए ये थोड़ा सा इशू हो गया। अब इसमें ध्यान रखना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 45 डेज की लिमिट रहती है। Mr. Naresh, a supplier of ready-made garments, issued an invoice and erroneously charges a higher value। भैया मैंने बताया था डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डी फॉर डेबिट नोट और दूध पीने से शक्ति आती है, सी फॉर क्रेडिट नोट और चाय पीने से शक्ति कम होती है। अगर वैल्यू ज्यादा कर दी हो, कम करना हो तो आपको इशू करना पड़ेगा क्या, क्रेडिट नोट। बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। मिस श्रेया, प्रोपराइटर ऑफ हैप्पी इंटरप्राइजेस, वाओ, a registered supplier of taxable goods and services in the state of West Bengal, pays GST under regular scheme। ठीक है, रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन है, कोई थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई दिया है, इनवर्ड सप्लाई दिया है, जीएसटी का रेट दिया है और नीचे आपको नॉर्मल चीजें दी हुई है, कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल। तो ये क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इसमें बस आरसीएम वाली बात सी इंटर में ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी सब तो आप यूं 2 मिनट में कर लोगे। चलो फटाफट से। इंट्रा स्टेट सप्लाई, भैया सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देना। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू हिज ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम जीएसटीएन। तो भैया हमने देखा था स्केड्यूल 1 पैरा नंबर 2, तो स्केड्यूल 1 पैरा नंबर 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 वो बोलता है परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ये बात करी थी पैरा नंबर 1 में। और पैरा नंबर 2 जो है वो सिंपल इतनी बात करता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही है तो इसके ऊपर भी हम जीएसटी की बात करेंगे, भले फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्यों ना हुए। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि सर आपके अलग अलग जीएसटी नंबर लेके रखे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सेम जीएसटीएन लेके रखा है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है, और जब ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है तो ये हमारा स्केड्यूल 1 में कवर नहीं होगा, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स, अब वापस से स्केड्यूल 1 पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी वाज अवेल्ड, तो यहाँ पे आईटीसी ही अवेल नहीं करा तो ये भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। एडवांस रिसीव्ड, सर एडवांस अगर सर्विसेज का एडवांस मिला है तो हम जीएसटी की बात करेंगे, तो इस 40,000 के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये इंट्रास्टेट है, इसके ऊपर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई, अब परचेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स आईटी से मिल जाएगा, हाँ भाई आईटी से मिल जाएगा। सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है, पर सर कुछ कुछ कंडीशंस है तो वहां पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसे हमने एक चीज वहां पे पढ़ी हुई थी कि प्लांट एंड मशीनरी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, फिर अगर कोई खर्चा आपने पीएनडल में डेबिट करा है तो उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ रिपेयर, तो रिपेयर है सर डेबिटेड इन पीएनडल अकाउंट, क्या क्रेडिट मिल जाएगा, तो हाँ भैया यहाँ पे भी क्रेडिट मिल जाएगा। इसके बाद सर लीगल सर्विसेज फ्रॉम एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन द कोर्ट, सर अब लीगल सर्विसेज का क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ राजा लीगल सर्विसेज का क्रेडिट तो मिल जाएगा, पर मैंने आपको कहा था कि सर ये जो लीगल सर्विसेज है ना ये कहाँ टैक्सेबल होती है, आरसीएम, और जो चीज आरसीएम में टैक्सेबल होती है वहां पे 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जैसे ही आप आउटपुट लाइबिलिटी माइनस आईटीसी करोगे तो आपके पास आएगा नेट जीएसटी पेबल। ये जो नेट जीएसटी पेबल आएगा इसमें आखिरी में आप ऐड कर देना, पता है क्या, आरसीएम लाइबिलिटी। इसका मतलब है सर वो जो आरसीएम लाइबिलिटी है उसको कंपलसरी पे करना पड़ता है विथ ई कैश लेजर। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है आरसीएम के केस में। हो गया। तो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो भैया यहाँ पे कोई एग्जम्पशन भी आपको नहीं मिलेगी। अगर थ्रेशोल्ड से कम होता तो हमने देखा था एडवोकेट सर्विसेज में फिर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। तो चलो यार अब देख लेते हैं सर इंस्टीट्यूट ने कैसे क्या प्रेजेंटेशन करा है। देखो इंट्रास्टेट 7 लाख सीजीएसटी और एसजीएसटी, आप यहीं पे रीजन लिख दो। मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि रीजन के लिए आप अलग से नोट 1 वर्किंग नोट 1 ये सब मत करना, यहीं पे रीजन लिख देना चलेगा।
इंट्रास्टेट ब्रांच ट्रांसफर, तो भैया ये सेम जीएसटीएन है तो नो जीएसटी। फिर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे भी नो जीएसटी। बस यहीं पे रीजन लिख दो। एडवांस रिसीव, तो भैया इस एडवांस रिसीट के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। दिस इज टोटल आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी। अब देखो लेस आईटीसी यूटिलाइज, नीचे वर्किंग नोट बनाया होगा आईटीसी का, इसका भी आईटीसी, इसका भी आईटीसी, इसका भी आईटीसी, लीगल सर्विसेज तीनों का आईटीसी तो मिलेगा। और एज इट इज आप इधर आईटीसी लिख भी दोगे और नेट जीएसटी पेबल नहीं लाएगा। पर एक चीज भूलना मत यार, भूलना मत कि नेट जीएसटी पेबल के बाद जो आरसीएम की लाइबिलिटी है उसको कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा। इसका मतलब है सर आरसीएम को एडजस्टमेंट की तरह समझो। अकाउंट्स के एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, अगर आपने एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट नहीं करे तो फिर शायद आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो बस वैसे ही है, आरसीएम को आप एडजस्टमेंट की तरह समझो। इस आरसीएम के दो इफेक्ट होंगे, एक तो आईटीसी में भी आएगा और दूसरा एक और इफेक्ट होगा कि जब पूरा काम तमाम हो जाएगा हम आखिरी में नेट जीएसटी पेबल निकाल देंगे, आखिरी में ऐड कर देंगे क्या, आरसीएम की लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीगल सर्विसेज अवेल्ड। बस इतनी सी बात है। और फिर मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश, तो ये 10 में से आपके 8-9 नंबर तो इसमें आने ही चाहिए। बी वाला क्वेश्चन एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। सर रेणुका सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव 100 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग अ जीएसटी ऑफ 10 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर। Out of 100 invoices, details of 80 invoices have been furnished by supplier on the prescribed due date, and such details have also been communicated to recipient in form GSTR 2B. Compute the ITC that can be claimed in GSTR 3B for the month of January to be filed by 20th February, assuming that GST of rupees 10 lakh is otherwise eligible for ITC. भाई बहुत ही सिंपल है। 100 इनवॉइस में से जितने सामने वाला अपलोड करेगा जीएसटीआर 1 में और जो आपको जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगे उसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर कोई इनवॉइस सामने वाले ने अपलोड नहीं करा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, और जैसे ही सामने वाला अपलोड करेगा आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो बस इतनी सी ही बात है। तो भैया 10 लाख में से कितने का अपलोड हो गया, 6 लाख का अपलोड हो गया, तो 6 लाख का आईटीसी मिल जाएगा। और जो 4 लाख है उस 4 लाख का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सिंपल है, देखते हैं एक बार हम आईसीआई ने आंसर कैसे लिखा है। तो देखो 80 इनवॉइस, 6 लाख, 4 लाख नील, बस 100% आईटीसी कैन बी अवेल्ड। और फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा ज्ञान गणित दिया है कि जो जीएसटीआर 1 में अपलोड होगा वो 2B में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज। आपका मोर और लेस पेपर भी ऐसे ही छपने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का, उसके बाद बी वाला कोई भी चैप्टर का आ सकता है, फिर उसके बाद सेकंड वाला आपका एग्जामिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन आता है। ई इनवॉइस, टीडीएस, सीसीएस, प्लेस ऑफ सप्लाई, बस यही अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, यही आईसीआई आजकल टेस्ट कर रहा है। ठीक है सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज गर्ल्स हाई स्कूल तो बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट। अब सर हमने देखा था कि जो टीसीएस की सर्विस होती है, ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग सिक्योरिटी, ये अगर स्कूल को दी जाए तो ये एग्जेम्प्ट होती है, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, दिस इज एग्जेम्प्ट। फिर सर व्हीकल पार्किंग, ऐसा कोई एग्जम्पशन है ही नहीं व्हीकल पार्किंग का, तो दिस इज टैक्सेबल। सर फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, तो सर जो भी फूड डॉक्टर ने एडवाइस करा पेशेंट को दिया जा रहा है वो भी हमारे जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाता है। विजिटर्स को दिया जाता है तो टैक्सेबल होता है। ऑथोराइज कैंटीन नहीं, बाहर से खाना आ रहा है तो टैक्सेबल होता है। तो ये तो सर हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। फिर सर RWA है और RWA मेंटेनेंस चार्जेस कितना कलेक्ट कर रहा है, 6500, तो सर 7500 का लिमिट है, ये 6500 कलेक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। देखो ये एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और फिर एग्जेम्प्ट। अब इतना बड़ा बड़ा रीजन लिखा है, आपको इतना बड़ा बड़ा रीजन नहीं लिखना, आप छोटा सा भी रीजन लिखोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, बस रीजन जरूर लिखना और इधर ही रीजन लिखना, अलग से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 बना के। State the person liable to pay GST in the following independent cases. Legal fees is received by Abhishek, an advocate from Navya Trading Company engaged in making taxable supply located in Maharashtra having turnover of 50 लाख। सर एडवोकेट की जो भी सर्विसेज होती हैं उस पर रिवर्स चार्ज लगता है,
और पर्सनल यूज के लिए नहीं है, बिजनेस एंटिटी है, जिस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 से ज्यादा है। तो लीगल फीस मिली है किसको भैया? अभिषेक भाई को मिली है एडवोकेट। कहां से मिली है सर? नव्या ट्रेडिंग कंपनी से मिली है। तो नव्या ट्रेडिंग कंपनी हो गए हमारे सप्लायर, नहीं, अभिषेक जी हो गए, जिसको पैसा मिलेगा वो सप्लायर, तो अभिषेक जी हो गए हमारे सप्लायर, और ये जो नव्या ट्रेडिंग कंपनी है ये हो गए हमारे रेसिपिएंट। तो ठीक है सर, नव्या का टर्नओवर पिछले साल ज्यादा था सर, आरसीएम लगेगा और नव्या ट्रेडिंग कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। पदम भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और कंपनी का नाम देखो, 1/4 प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू 1 लाख। सर सिटिंग फीस मिली है 1 लाख की। अब इस पे जो टीडीएस कटता है वो 192 में नहीं कटता है, वो 194 में कटता है। तो सर ये जो सिटिंग फीस है इसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और 1/4 प्राइवेट लिमिटेड को आरसीएम में इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन का आईसीआई का फेमस क्वेश्चन है, आओ देखें। राइट ऑयल्स एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी engaged in supply of machine oils and high speed diesel during the month of April it supplied machine oils amounting to 15 लाख, speed diesel amounting to 10 लाख and it supplied machine oil amounting to 10 लाख। तो 15 और 10 25, 25 और 10 हो गए 35। डिटरमाइन वेदर द राइट ऑयल इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 लिमिट होती है, 10, 20 और 40। जनरल लिमिट 20 लाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उधर एमएमएनटी में आपकी लिमिट लगेगी 10 लाख। और अगर आप इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स में डील कर रहे हो तो आपके ऊपर 40 लाख की लिमिट लग जाएगी। अब इसमें सर कुछ कुछ तो हमारा एग्जेम्प्टी डील है, जैसे ये हाई स्पीड डीजल, इसके ऊपर तो कोई जीएसटी वीएसटी आता है नहीं। तो वेदर राइट ऑयल से लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सर राइट ऑयल्स के लिए स्पेसिफिकली गुड्स में डील कर रहे हैं तो लिमिट रहेगी 40 लाख और इनका टर्नओवर अभी 35 लाख है, इन्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप देखो इन्होंने आईसीआई ने कैसे क्या प्रेजेंटेशन करा है। ये देखो पूरा समझाना पड़ता है भाई, 35 लाख और राइट ऑयल्स की 40 लाख, तो नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। और अगर टर्नओवर बढ़ गया तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखो प्रेजेंटेशन पहले पूरा बताना पड़ेगा किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तीनों लिमिट बतानी पड़ेगी, तीनों लिमिट के बाद बताना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आती है, फिर उसके बाद ये टेबल बना के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझाने के बाद ही आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद what will be your answer if right oil supplies the high speed diesel in UP in the capacity of an agent of Center Oils Limited non registered where invoices to the customer are issued in the name of right oils। देखो सुनो ध्यान से, एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी आया था कि अगर हमारा एजेंट खुद इनवॉइस इशू कर रहा है तो उस एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पर सर कभी कभार एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा अगर हमारा जो प्रिंसिपल है वो नॉन रजिस्टर्ड है। तो प्रिंसिपल अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और अगर प्रिंसिपल नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील कर रहा है तो भी एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। इसका मतलब है सर एजेंट को रजिस्ट्रेशन तभी कराना पड़ेगा, एक तो प्रिंसिपल रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए एंड सेकंड प्रिंसिपल टैक्सेबल सप्लाई में डील करना चाहिए। तो यहाँ पे सर ऑल्दो इनवॉइस इशू हो रहे हैं इन द नेम ऑफ राइट ऑयल्स, पर फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। इसलिए नहीं कराना है क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो ही क्या है, नॉन रजिस्टर्ड। अब ये बोल रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ सेंटर ऑयल्स इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी। सर सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटी से आंसर डिफरेंट नहीं हो जाएगा। चलो मान लिया रजिस्टर्ड एंटिटी पर वो सप्लाई क्या कर रहा है, हाई स्पीड डीजल, और हाई स्पीड डीजल इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो सर तो भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आओ यार देखें इसका आंसर। देखो पहले तो इन्होंने पूरा समझाया कि सेक्शन 24 बोलता है कि एजेंट हु इज इंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर shall be liable to obtain the registration। अब देखो ध्यान से इन्होंने क्या बोला, however in the present case right oils
सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर ऑयल्स एज इट्स एजेंट और कस्टमर इश्यूअर है, पर फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एजेंट इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब प्रिंसिपल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो नॉन टैक्सेबल गुड्स है, हाई स्पीड डीजल है, अगर रजिस्टर्ड है तो भी सर आंसर हमारा सेम ही रहेगा, आंसर बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे पढ़ेंगे। सर डिटरमाइन वेदर द सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर 10(1) एंड 10(2) प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर। चलो ये कर ही लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। सर ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला ले सकता है क्या कंपोजिशन? सर मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकता, ट्रेडिंग वाला ले सकता है, बहुत बार अब हमने डिस्कस कर लिया है, ले ले भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सहज है भैया, पंजाब और हरियाणा। ओ हो, अगर आप कंपोजिशन में लेते हो तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, तो सहज भाई आप नेबरिंग स्टेट्स में नहीं बेच सकते हो, अगर नेबरिंग स्टेट्स में बेच रहे हो तो फिर कंपोजिशन आप भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबल फॉर कंपोजिशन और यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। ठीक है, इसके बाद unregistered person Papan from Faridabad travels by Air India flight from Pune to Delhi and gets his travel insurance done in Pune। सर इंश्योरेंस के केस में चाहे रजिस्टर्ड इंश्योरेंस ले, अनरजिस्टर्ड इंश्योरेंस ले, इंश्योरेंस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा पता है क्या आता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नो मैटर व्हाट, जिसका भी इंश्योरेंस है उसका लोकेशन। तो सर यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, किसका इंश्योरेंस है? तो मिस्टर पपन का इंश्योरेंस है, कहाँ का है मिस्टर पपन? फरीदाबाद, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा फरीदाबाद, नो मैटर कहाँ से फ्लाइट जा रही है, नो मैटर कहाँ पे इंश्योरेंस कराया। तो इंश्योरेंस के केस में सर वो केवाईसी लेते हैं और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में मालूम पड़ जाता है कि आप कहाँ के रहवासी हो। तो देखो भाई इस केस में फरीदाबाद इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद GST is payable on advance receipt for supply of goods and services taxable under forward charge. Do you agree with statement? सर ये statement partially true है और partially wrong है, इसलिए क्योंकि सर अगर सर्विसेज के लिए एडवांस रिसीट हो रहा है तो GST पेबल रहता है, पर गुड्स के लिए एडवांस रिसीट होता है तो GST पेबल नहीं रहता है। पर सर अब ऐसा अमेंडमेंट है कि अगर आपको गुड्स में स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के रिगार्ड्स में कुछ एडवांस मिला है तो वहां पे भी आपका एडवांस पे GST आ जाएगा। तो सर ये पार्शियली ट्रू है और पार्शियली रॉन्ग है। देखें सर अब ICAI ने क्या लिखा है, तो देखो ICAI ने ये लिखा है कि सर्विसेज के केस में ये आ जाएगा और पूरा डेट ऑफ इशू और ये, और गुड्स के केस में नहीं। अब मुझे देखना है, अच्छा इन्होंने ये वाली पॉइंट नहीं लिखी पर एग्जाम में हम वो गुड्स में अब लिख के आएंगे कि भैया अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है और वहां पे एडवांस मिला है तो फिर वहां पे भी अब GST आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑल द टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR1 ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, देखो GSTR1 की ड्यू डेट लॉ के हिसाब से देखेंगे तो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पर सर वो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ अब एक्सीड होके 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आती है। अब इन्होंने ऐसा बोला है, क्या सब आफ्टर द एंड ही करेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो इस केस में आप पहले भी GSTR1 फाइल कर सकते हो। तो देखो यार क्या लिखा हुआ है, सर GSTR1 कब फाइल करना है? 10। ठीक है, तो अप्रैल महीना है तो 10 मई, मई है तो 10 जून। ठीक है, और अभी एक्सीडेड डेट है हमारी कौन सी? 11 तारीख। तो हम तो क्लास में पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे आपको कि अप्रैल महीने का 11 मई को फाइल करेंगे। तो ICAI ने तो जो सेक्शन में डेट लिखी हुई है बस वही डेट इन्होंने उठाई है। और देखो ये लिखा है ना, ड्यू डेट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। और भैया कमिश्नर साहब एक्सटेंड करते हैं, और कितना एक्सटेंड करा हुआ है? एक दिन 11 तारीख का एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो द स्टेटमेंट इज पार्शियली वैलिड और खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन, सबसे पहला क्या है? कैजुअल टैक्स पेयर्स। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्संस का तो एक स्पेशली रिटर्न जाएगा, तो और कैजुअल टैक्स पेयर्स का जैसे उनका धंधा क्लोज हो जाएगा तो उन्हें GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपका GSTN नंबर कैंसिल हो रहा है तो इन दो केसेस में आप पहले भी GSTR1 फाइल कर सकते हो।
ठीक है, इसी के साथ आपका मॉक टेस्ट का डिस्कशन खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप चाहेंगे तो इस चैनल पे अब हमारा अगला टारगेट है 500 से लेकर 2500 तक जाना। तो डू सपोर्ट योर चैनल। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।